तो हम आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं ना। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों के पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं ना, वे उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। और जबकि जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। यानी अगर लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं तो ये मुसलमान होना नहीं है, मुसलमानों की गरीबी इसका कारण है, यानी धर्म कोई कारण नहीं है। अगर मुसलमानों में गरीब लोग हैं तो अपने लड़कियों को नहीं भेज पाते या लड़कियों को स्कूलों से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। यानी जहाँ भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचा है, वहाँ हिंदू या मुस्लिम या सिख या कोई भी धर्म को हो, या यहाँ खासकर मुस्लिमों के बारे में बात किया जा रहा है, तो जहाँ शिक्षा पहुँची है वहाँ के लोगों ने अपने लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पे केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। और वहाँ पर 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। यानी ये कहा जा रहा है, अगर गरीबों तक शिक्षा पहुँचाई जाए तो वहाँ मुस्लिम महिलाएं भी या लड़कियां भी शिक्षित होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है कि केरल जो है हमारे देश का सबसे शिक्षित सबसे शिक्षा में सबसे आगे है। वहाँ के बारे में कहा जा रहा है, वहाँ स्कूल जो हैं घर के पास हैं और सरकारी बस की सुविधा भी है, तो इसलिए शिक्षक भी पहुँच जाते हैं और बच्चे भी पहुँच जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, और खासकर 60% जो है महिलाएं शिक्षक हैं। अरे यानी वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं केरल में। और यह ऊपर कहा जा रहा है ना कि जो मुस्लिम हैं वो महिलाओं को नहीं पढ़ाते, बच्चियों को नहीं पढ़ाते, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, उनके पास तक शिक्षा तक पहुँच हो, और अगर बस की सुविधा हो, यानी बहुत सारे सरकार के कार्य अगर वहाँ पर होते हैं, तो वो महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षा से जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे। ये जो उदाहरण है वही दिखा रहा है ना। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें स्कूल मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। और दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के हों। यानी अगर केरल में ऐसा हुआ है तो वहाँ के लड़कियां भी स्कूल में जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर अलग राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं हुए हैं, वहाँ आप देखेंगे चाहे गरीब परिवार के, चाहे मुसलमान हो, चाहे जनजाति हो जैसे एसटी कम्युनिटी कहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो जैसे एससी कहते हैं। यानी दूसरे राज्यों में चाहे मुसलमान हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर वहाँ सरकार के द्वारा कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया है उनके बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए, तो नहीं हो सकता है। सरकार की आप देखेंगे, सरकार के जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन योजना, वो भी इसी की तरह है कि जो गरीब बच्चे हैं कम से कम इसके कारण तो स्कूल में आए कि एक टाइम उनको भोजन मिलेगा। और बहुत सारे कारण है वहाँ, आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप दलित हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यानी सब एक साथ बैठ के खाना खा सकते हो। तो मिड डे मील योजना की ये भी एक उद्देश्य रहा है कि लोग आपस में जो भेदभाव है उसको भूल कर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, चाहे वो किसी जात का लड़का हो, लड़की हो, चाहे किसी धर्म का हो, वो आए और अपना अच्छे से स्कूलिंग करे। और जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में हाजिरी के कारण धर्म नहीं गरीबी है। आप अगर इसको
नहीं पढ़े होते या इसके बारे में पहले से नहीं जानते होंगे, तो आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे देखो ये मुसलमान है ना, ये अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। अरे भाई उनको समझाओ, ये धर्म नहीं इसका कारण, इसका कारण गरीबी है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां मुसलमानों के घर के नहीं पढ़ने जाती, बहुत सारे और भी हिंदुओं में भी नहीं, बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ने जाती, SC ST कम्युनिटी की या जनरल कम्युनिटी या OBC किसी कम्युनिटी की हो सकती है। अगर वो गरीब है, स्कूल दूर है, नहीं पहुँच है, तो नहीं जाएंगी। बहुत सारी लड़कियां 8वीं 10वीं तक पढ़ती हैं, आगे नहीं पढ़ पाती। और भी क्या, हिंदुओं में ही लो, सो कॉल्ड जनरल या OBC किसी भी कास्ट को, बहुत सारी लड़कियां अपना 12वीं करके ग्रेजुएशन कर लेती हैं, या बहुत सारी लड़कियां 12वीं के बाद ही स्कूलिंग ड्रॉप कर देती हैं, नहीं पढ़ती हैं आगे। तो उसका कारण क्या, धर्म है? धर्म नहीं, गरीबी है, उनके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चियों को बीटेक नहीं करा सकते, मेडिकल नहीं करा सकते, मेडिकल में नहीं पढ़ा सकते, तो इस तरह यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि पैसा नहीं है। तो ये धर्म कोई कारण नहीं है, इसका कारण जो है गरीबी है। हम आगे बढ़ते हैं। असमानता एवं भेदभाव ना, असमानता क्या है? जैसे असमानता एवं भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी भेदभाव तभी होगा ना जब लोग, भेदभाव कैसे करेंगे भाई? जैसे है कि अगर ये मानने लगे ना कि ये तो बड़ा कट्टर होगा, ये तो बहुत पिछड़ा होगा, यही तो भेदभाव है ना। तो ये भेदभाव कैसे हो रहा? जो हमारी पूर्वाग्रह हैं या रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उन्हीं का आधार पर हम अगर व्यवहार करने लगे, डेली रूटीन में अपना जीवन यापन करने लगे, तो इस तरह से भेदभाव होगा। और देखेंगे अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं ना, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था कि पढ़ाई करना इनका काम है, नौकरी करना इनका काम है, सेवा करना इनका काम है, यानी इस तरह से जो पहले होता था, तो यही वही तो भेदभाव था ना। अगर आज के समय में भी अगर ये कहा जाए कि कुछ खास गतिविधि इस समाज को करना है, इस जात को करना है, इस धर्म को करना है, तो वो तो हो गया ना, वही भेदभाव हो गया। और कुछ लोगों को अगर हम नीचा दिखाएं कि इनकी कास्ट जो है, इनका धर्म हो जो है पिछड़ा है, या इनकी कास्ट जो है निचले कास्ट के हैं, ये अपर कास्ट के हैं, तो मतलब इस तरह से कि ये तो ऐसा है, इसको छू नहीं सकते, यानी ऐसा करना जो है ये अपने आप में भेदभाव दिखाता है। और आप देखेंगे कि किसी खास मोहल्ले में रहने वाले लोग जो हैं, किसी अगर वो कहें कि इस मोहल्ले में कि केवल बड़े बड़े अधिकारी रह सकते हैं ना, या सो कॉल्ड इस कास्ट के लोग रह सकते हैं, तो ये भेदभाव हुआ। आप देखेंगे कि एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, या और दूसरों के इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऊपर जितनी भी बातें बताई गई कि किसी खास नौकरी को करने से रोकना, या किसी खास मोहल्ले में रहने नहीं देना, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देना, या अगर कोई उस कप में पानी पिया है तो दूसरे को उसमें पानी न देना, या चाय न देना, तो ये सब काम जो है, अगर ऐसा किसी भी प्रकार का अगर आप काम करते हैं, तो ये सब किस कैटेगरी में आएगा? ये भेदभाव कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से। पहले समाज में बहुत सारा भेदभाव होता था, और आज भी बहुत सारा भेदभाव होता है। हम कई भेदभाव जो है कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें, आप पहले पार्ट में मैंने समीर 1 और समीर 2 दो लोगों की बात किया था ना, दोनों अलग अलग प्रकार से हैं। उदाहरण के उनका धर्म अलग था। धर्म अलग होना ये विविधता है ना, विविधता के एक पहलू है। और पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। अगर जो धर्म है वो तो विविधता है,
है ना। लेकिन यही धर्म भेदभाव का कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। यानी उनकी प्रथाएं या उनके रिवाज, यानी कहा जाए ना कि इस धर्म के लोग या इनकी प्रथाएं या इनकी रिवाज निम्न कोटि का है, और हमारा धर्म, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, हमारे जो मान्यताएं हैं बहुत पवित्र हैं, बहुत उच्च हैं, बहुत आगे हैं। ऐसा मान लेना, अगर ऐसा जब भी मानेंगे तो वही जो धर्म विविधता का पहलू था वही भेदभाव कारण बन जाएगा। और आप देखेंगे कि दोनों समीरों में एक अंतर और भी है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का। एक समीर जो था वो अखबार बेचता था, दूसरा समीर जो इंग्लिश बोलता था और अमीर घर का था। तो एक दोनों में ना आर्थिक पृष्ठभूमि हो गई ना। समीर जो है गरीब है, वही जो मैं कहा ना, एक समीर जो है गरीबी जो है विविधता का पहलू नहीं है। यह तो जो है असमानता है। क्या है? असमानता है कि एक गरीब है, एक अमीर है, तो यह क्या है? असमानता है। यह तो ना बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते ना। किसी को खाना नहीं मिल पा रहा, दो भर पेट भोजन नहीं मिल पा रहा, किसी को एक टाइम मिलता है, किसी को एक टाइम मिलता है, किसी को दोनों टाइम नहीं मिलता, किसी को कपड़े नहीं, किसी को घर नहीं। यानी जो कहता है ना, रोटी कपड़ा मकान, यानी जो हमारे मूल ज़रूरतें हैं अगर ये नहीं पूर्ण हो पाती हैं तो ये क्या है? ये असमानता है, ये कोई विविधता नहीं है। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कोई गरीब है तो यह जो है असमानता है ना, और गरीबी के कारण उसको भेदभाव करना, तो वही बात हो जाती है कि हम असमानता के कारण और विविधता के कारण भी भेदभाव करने लगते हैं ना। जैसे कहा गया कि धर्म में जब आप सोचने लगे कि मेरा धर्म या मेरी जात उच्च है, उसकी निम्न है, तो विविधता का पहलू था धर्म, लेकिन उसके कारण आप भेदभाव करने लगे। और गरीबी जो असमानता है उसके कारण आप भेदभाव करने लगे। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। तो इस आधार पर हम उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यानी जो दोहरा भेदभाव होता है, एक तो उनके धर्म का कारण हो सकता है, दूसरे अगर गरीब हैं, तो ये जो दोहरा भेदभाव है, यानी एक विविधता, एक असमानता, और विविधता धर्म हो गया और असमानता कैसे गरीब हो गया। यानी इस आधार पे ये दोहरा भेदभाव के सामना कई जनजाति मतलब एसटी कम्युनिटी के जो जंगलों में रहते हैं, कहा जाता है बहुत सारे लोग शहरों में भी रहते हैं लेकिन वो जनजाति क्षेत्र से ही आते हैं। किसी धार्मिक समूह के बारे में, खास क्षेत्र के लोगों के बारे में ऐसा किया जाता है। आप पढ़ लिए ना, पूर्वाग्रह पढ़ लिए, लड़का एवं लड़की के बारे में भेदभाव कैसे हमारा समाज करता है उसको भी पढ़ लिए, और और असमानता और रूढ़िवाद धारणा के बारे में आप पढ़ लिए, भेदभाव के बारे में पढ़ लिए। हम आगे देखते हैं भेदभाव का सामना करने पर आगे बढ़ते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, टीचिंग का काम, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना,
बढ़ईगिरी, खेती में बुनाई इत्यादि। देखो अलग अलग काम करते हैं ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई प्रोफेसर है ना, अलग अलग तरीके से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इस तरह से सबका काम अलग अलग है ना। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ना। जैसे कहा जाए कि ये पढ़ा रहे हैं, या ये इंजीनियर हैं, या ये डॉक्टर हैं, तो ये कुछ पेशा जो है उसको बहुत अन्य के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। जैसे ऊपर कुछ बातें हमने कहा कि अगर प्रोफेसर हैं या डॉक्टर इंजीनियर हैं, इनके कामों के, या टीचर हैं, इनके कामों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनको महत्वपूर्ण माना जाता है दूसरे कामों की तुलना में। लेकिन अगर कोई सफाई करता है, कपड़ा धोता है, बाल काटता है, कचरा उठाता है, इन कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों में करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जात व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है ना। आगे देखते हैं जात व्यवस्था का। यानी अगर कोई व्यक्ति है, कचरा उठा रहा है, बाल काट रहा है, सफाई कर रहा है, कपड़ा धो रहा है, तो उसको कम महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखे होंगे नालियाँ होती हैं ना शहर में, नालियों के नीचे लोग, आप देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ, आप भी देखे होंगे, कई जगह अंदर जा जा के इतनी मतलब आप देखेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इस तरह से लोग उसको साफ करके बाहर करते हैं। अगर नालियों को नहीं साफ किया जाए, वो जाम हो जाएंगे, तो आप जो शहर में रहते हो, रहना दुश्वार हो जाएगा। यानी इतना दुष्कर कार्य वो लोग करते हैं, लेकिन उनके कामों को आप निम्न काम या कम महत्व देते हो। ये कैसा समाज है? यानी काम तो काम होता है यार। कोई पढ़ाए, या प्रोफेसर या इंजीनियर हो, या घर बनाए, या खेत में काम करे, या नाला साफ करे, या कपड़ा धोए, या बाल काटे, काम तो काम है। काम के आधार पे अगर हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी को कम, तो ये एक तरह से भेदभाव करना हुआ ना। जिसके कारण अगर वही सफाई नहीं कर, डेली सुबह सड़कों पर सफाई करते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, अगर वही सफाई नहीं करें तो पूरा सड़क एकदम मोहल्ला गंदगी मतलब मारने लगता है, बदबू मारने लगता है। और कचरा नहीं उठाया जाए तो एक अलग तरीके से होता है ना। तो जो डेली हमको स्वच्छ करते हैं, हाँ, समाज को स्वच्छ करते हैं और पूरे मोहल्ले को स्वच्छ करते हैं, और उनके कामों को हम निम्न दर्जे का मानते हैं, ये पता नहीं कैसी धारणा है हमारी। हम आगे वही कहा जा रहा है कि जात व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जात व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी, ना, हम यहाँ देखते हैं, एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जात दूसरे जात के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने ऊंची जात का उत्कृष्ट किया। यानी जाति व्यवस्था जो हमारी प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें एक सीढ़ी नुमा का कार्य किया ना, ऊपर से नीचे तक। आप देखेंगे कि जो जात अपने आप को ऊपर रख ली, वो जात सो कॉल्ड बहुत ही अपने आप को उच्च जात कहलाएगी, और जो जात नीचे उस सीढ़ी में आ गई, उस जात को, उस समूह को क्या कहा जाएगा? बहुत ही अछूत कहा गया ना। जो सीढ़ी में सबसे नीचे थे, एसटी कम्युनिटी, एससी एसटी, और उनको अनटचेबल, उनको छुआ भी नहीं जा सकता है। यानी और जाति व्यवस्था की नियम जो है एकदम निश्चित थे। इन अछूतों के दिए गए काम के अलावा और भी कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने की भी कचरा उठाना और मरे हुए जानवरों को गांव के हटाने की इजाज़त थी। यानी समाज में एक
एक ऐसी हायरार्की बनी थी, जो उच्च जाति है वो पढ़ाने का काम करेगी, और जो निम्न जाति है, अछूत जाति है, या एससी कम्युनिटी जो बोलते हैं हम, और उनको ऐसा कहा जाता था कि वो लोग कचरा उठाएंगे और गांव के जो मरे हुए जानवर वही हटा सकते हैं, और कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें ऊंची जात के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी ना। उनके बच्चों को दूसरी जात के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जात के लोगों को वे जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में दिखा दिया गया है, आप मूवी में भी देखेंगे और लोगों से भी सुनेंगे, बहुत सारी किताबों में पढ़ेंगे। यानी जो उच्च जाति थी, वह जो है समाज में पढ़ाने का काम करती थी, और जो एक हायरार्की बन गया था, और जो समाज के निचले पायदान पे था, जिसे निम्न जात कहा जाता था, जिसे दलित कहा जाता था, उसका काम अलग था। वो कचरा उठाने का काम हो सकता था उसका, और जो मरे हुए जानवर थे उनको अलग ले जाके फेंकना होता था। और वो जो उच्च जात के लड़के थे उनके साथ पढ़ नहीं सकते थे, इनको पढ़ने ही भी नहीं दिया जाता, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। यानी इस तरह से जो भेदभाव किया जा सकता, उनको मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह से जो अ, किया जाता था, ये भेदभाव आज के समय में भी कई जगह आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मामला आया था, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको भी किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया। यानी जो देश का प्रथम नागरिक है, जो देश का पहला नागरिक है, अगर वो एससी कम्युनिटी से आता है, तो उसको भी कई जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी जो सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी अभी भी लोग बनाए रखना चाहते हैं। और पता नहीं कैसे समाज इतना आधुनिक हो गया है, और लोग इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी उस जो हमारी परंपराएं थी, हमारी जो रूढ़ियाँ थी, उसी में बंधे हैं। और इस तरह से बहुत सारे भेदभाव को सामना प्राचीन काल में करना करना पड़ता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जा सकता था। आज भी आप देखेंगे कि उस समय एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उनको पढ़ने नहीं दिया गया था। और आज अलग अलग तरीके हैं, आज आपका अंगूठा नहीं काटा जाएगा, आपको अलग तरीके से आपका पैर ही काट लिया जाएगा। पैर काटने मतलब आपका एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा, आपकी सीटें काट ली जाएंगी। इस तरह से बहुत सारा धांधली सरकार कराता रहता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। और ऊपर हम देखेंगे किस तरह से होता है। आ, दलित एक शब्द है, दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो एससी कम्युनिटी अनुसूचित जात, और इन्हें अछूत, इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब क्या है? जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव, यानी हमारे जो पूर्वाग्रह थे ना, और भेदभाव थे, या जो हमारी मान्यताएं थी, उसी कारण हाँ दलितों को दबा कर रखा गया है। और समाज ऐसे सरकार जो है इनको अनुसूचित जात के रूप में रखती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।